जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करते थे। हम लोग ये चीज़ देखे थे कि आखिर सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से सेंटर ऑफ मास या बहुत सारे पार्टिकल रखे हैं उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर सपोज मान लेते हैं कोई हमारे पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है, उस कंटिन्यूअस बॉडी में से किसी एक पार्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो बचे हुए मास की वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन क्या है। उस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि हेडिंग डालेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ COM, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का जो एप्लीकेशन होगा कि अगर हम लोग बोले कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो चीज़ निकालना होगा, या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना वो निकालना होगा, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना होता है वो निकालना। इन सारी चीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि इस चीज़ को समझने के लिए एक बेसिक फार्मूला जो हम लोग पढ़ रखे हैं, वो बेसिक फार्मूला क्या हमारे पास, उस चीज़ को देखिएगा। हम लोग को पता है कि RCM इज इक्वल टू, है ना, यानी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जो होता है वो होता है M1 R1 प्लस में M2 R2 प्लस में M3 R3 प्लस में M4 R4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 प्लस में M3। ये हमारे पास क्या है, एंड शो ऑन, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना, तो बहुत सारे हैं। अब हमें ये चीज़ पता है कि कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ये चीज़ बोलेंगे कि इन सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज मान लें कि एम तो वहीं छोड़ देंगे, डेल्टा आर में चेंज, R2 में चेंज, R3 में चेंज, R4 में चेंज, R5 में चेंज, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारे मास है, सारे मास को हम लोग क्या करें, अगर डिस्प्लेस कर दें तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर ये चीज़ पूछेगा तो बेसिक फार्मूला अगर बोले कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या होगा, तो जितना मास में चेंजेस आएगा उसी चीज़ को हम लोग क्या करें, लिख लेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि इसका मास कितना M1, अब हमको R नहीं लिखना है, यानी उसका पोजीशन नहीं लिखना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होता है वो चीज़ को लिखना है। इसका मतलब यहाँ है कि हम लिखेंगे डेल्टा R1 प्लस में कितना होगा M2, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा R2 प्लस में कितना है M3, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा R3 एंड शो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। यानी जैसे हम लोग क्या करते थे, पोजीशन को लिखते थे, जैसे हम लोग क्या करते थे पोजीशन को लिखते थे, उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, मास को लिखेंगे, है ना, एंड सो ऑन इसी तरह। यानी यहाँ पे क्या था, पोजीशन था, पोजीशन ऑफ मास M1, पोजीशन ऑफ मास 2, पोजीशन ऑफ मास 3, पोजीशन ऑफ मास 4। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 2 प्लस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 3, और डिवाइड करेंगे टोटल मास से, तो हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये चीज़ अपने पास है ना, है ना। अब यहां से ये चीज देखिए, है ना, अब यहां से ये चीज देखिए कि बेसिकली क्या होगा कि ये तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। इसका मतलब ये कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डी डेल्टा RCM डिवाइडेड बाई DT विच इज इक्वल टू M1, तो उसी तरह छोड़ देंगे, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, R1 डिवाइडेड बाई DT प्लस में M2, और ये कितना हो गया, डेल्टा R2, सॉरी डेल्टा R1, यहाँ पे लिखेंगे कि क्या होगा, D इंटू डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई DT, एंड इसका उसके पास लिखेंगे M3 डेल्टा R3 डिवाइडेड बाई DT एंड प्लस में एंड सो ऑन। इसी तरह क्या होगा, सारा होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या होगा, M1 प्लस में क्या होगा, M2 प्लस में M3 प्लस में कितना होगा, M4 एंड प्लस में एंड सो ऑन, इसी तरह हो जाएगा। अब हमें ये चीज़ देखिए कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना, यहाँ से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू M1 मास, है ना, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ M1 प्लस में M2 मास प्लस में वेलोसिटी ऑफ इंटू प्लस में M3 मास प्लस में कितना का वेलोसिटी ऑफ 3 एंड सो ऑन, इसी तरह डिवाइडेड बाय
m1 प्लस में m2 प्लस में m3 एंड सो ऑन। यहाँ से ये चीज़ देखिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m1 मास निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, उसके वेलोसिटी से। उसके बाद से क्या हो, m2 मास निकालो, उसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके वेलोसिटी से, एंड सो ऑन। जिस तरह हम लोग पोजीशन को मास और मल्टीप्लाई पे करते थे पोजीशन, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आता था, उसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट सारे पार्टिकल का निकाले तो हमारे पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो वो जो वेलोसिटी होता है m1 मास इंटू उसका वेलोसिटी, m2 मास इंटू उनका वेलोसिटी, एंड सो ऑन, इसी तरह हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, एक तो ये हो गया। अब हम लोग ये चीज़ है कि इसको कैसे लिखेंगे, ये चीज़ देखिए। हम इसका करेंगे, इसको इधर फेंक देते हैं। तो अब इसको इधर फेंकेंगे तो ये इधर देखिए VCM इंटू m1 प्लस में क्या होगा m2 प्लस में क्या होगा m3 एंड सो ऑन। उसके बाद से देखेंगे, इसको लिखेंगे कि m1 V1 प्लस में m2 V2 प्लस में m3 V3 एंड सो ऑन, बहुत सारा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल मास, यानी जितना मास m1 प्लस m2 m3 m4 होगा, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल मास हो जाएगा, है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ये m1 V1 प्लस में m2 V2 प्लस में m3 V3, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल मोमेंटम, क्योंकि ये होगा फर्स्ट मास का मोमेंटम प्लस में सेकंड मास का मोमेंटम प्लस में थर्ड मास का मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसी को मोमेंटम, यानी ये है फर्स्ट मोमेंटम, सेकेंड मोमेंटम, थर्ड मोमेंटम, यानी फर्स्ट मास की वजह से मोमेंटम, सेकेंड मास की वजह से मोमेंटम, थर्ड मास की वजह से मोमेंटम। तो यहाँ से देखेंगे तो टोटल मोमेंटम को अगर हम जोड़ दें तो यह हो जाएगा वो सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि VCM इन क्या होगा, M टोटल माने टोटल मास, विच इज इक्वल टू P मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना, क्योंकि ये टोटल मोमेंटम है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि P मोमेंटम अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ से देखेंगे तो P सिस्टम इज इक्वल टू कितना, VCM इंटू M टोटल, यानी किसी भी सिस्टम का अगर आपको मोमेंटम निकालना है, यानी टोटल मोमेंटम निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, उस सारे मास को, उस जितना भी पार्टिकल है सारे पार्टिकल के मास को ले लो और उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम के लिए सारे पार्टिकल को करने की जरूरत नहीं है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लो और उसका मास निकाल लो, फिर उसको क्या करें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। अब ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें तो मिल गया वेलोसिटी, अब हमें पता है कि वेलोसिटी से हमको कहाँ जाना है, एक्सेलरेशन में। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं लिखूंगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसको हम लोग नीचे फेंक देते हैं। तो मैं लिखूंगा VCM डिवाइडेड बाई DT, यानी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये हमारा आ गया नीचे, ऊपर वाले को बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा D, तो M1 अगर हम लोग क्या करें बाहर निकाल दें तो ये हो गया M1, वेलोसिटी ऑफ V1 डिवाइडेड बाई DT प्लस में मास को बाहर निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ V2 डिवाइडेड बाई DT प्लस में मास 3 को बाहर निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 3 डिवाइडेड बाई DT डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास मतलब M1 प्लस में M2 प्लस में M3 प्लस में कितना हो गया M4, है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह का होगा सो ऑन। तो यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि अगर यहाँ से हम लोग बोलें एक चीज़ देखना चाहेंगे तो क्या देखते हैं, उस चीज़ को देखिए कि जो हम लोग का एक्सेलरेशन आता है, अब बोलेंगे VCM डिवाइडेड बाई DT, VCM डिवाइडेड बाई DT लिखते हैं तो VCM को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए तो हम लिखेंगे क्या है, M1 का मास, है ना, और dv डिवाइडेड बाई dt यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस में m2 का मास एक्सेलरेशन कितना होगा 2 प्लस में m3 का मास एक्सेलरेशन कितना होगा 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल मास, वो हमारे पास कितना हो गया m1 प्लस में m2 प्लस में m3 प्लस में m4 एंड सो ऑन, इसी तरह हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग बोले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि ये चीज़ अपने पास,
अब हमें क्या है कि मास m1 एक्सेलरेशन 1 प्लस में m2 और a2 प्लस में m3 और a3 डिवाइडेड बाय m। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर फेंक देते हैं। देखिए अब एक रिजल्ट आपके सामने, एक रिजल्ट लिखते हैं कि ACM विच इज इक्वल टू वो कितना होगा कि ये होगा टोटल मास। तो यहाँ से करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा m टोटल विच इज इक्वल टू m1 a1 प्लस में m2 a2 प्लस में m3 a3 m4 a4 एंड सो ऑन। ये चीज़ हो गया। अब हमारे देखिए कि m1 मास एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस में m2 मास एक्सेलरेशन ऑफ 2 प्लस में m3 मास एक्सेलरेशन ऑफ 3 एंड इसी तरह करेंगे सो ऑन हो जाता है। अब हमें पता है कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको बोल देंगे फोर्स F1, इसको बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होता है फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स 4। यानी इसका मतलब ये है कि ACM इज इक्वल टू मास ऑफ द टोटल हाँ इंटू F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4 प्लस में F5 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि अब हम इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या, टोटल फोर्स, है ना, क्योंकि जितना भी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। ये करने का मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम का फोर्स है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ACM इंटू मास ऑफ द टोटल विच इज इक्वल टू F नेट, है ना, क्योंकि टोटल जोड़ेंगे तो F नेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी F नेट डिवाइडेड बाय M टोटल, है ना। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, ACM इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय M टोटल। यानी सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है कि टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, यानी इसी चीज़ को एक और तरह से लिख सकते हैं। वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को देखिए कि हम क्या करते हैं कि एक बात कंसीडर करते हैं, हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि M1 मास है ना, और लेट से सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है कि M2 मास है। तो यहाँ पे M1 मास है, यहाँ पे M2 मास है, और हमको ये चीज़ पता, हम क्या कर रहे हैं कि इधर एक फोर्स लगा रहे हैं F2, है ना, और इधर एक फोर्स लगा रहे हैं कितना F1, है ना। ये मास M1 है, ये मास M2 है, इधर फोर्स लगा रहे हैं F2, इधर फोर्स लगा रहे हैं F1। तो अगर आपसे सिंपल सा ये पूछ देगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो चीज़ देखिए। सबसे पहली बात है कि अगर ये दो मासेस हैं और इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है, लेट्स से सपोज मान लें R, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसको बोलते हैं F, तो इसको भी बोलते हैं क्या, F, है ना। तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होता है F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो हम F नेट लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब ये चीज़ देखिए हम कैसे लिखते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो अब ये चीज़ देखिए F नेट, अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि हम लिखेंगे कैसे, तो टोटल फोर्स कितना है F1 F2 F M और M2, सबको हमको डायरेक्शन वाइज लिखना है। तो F नेट अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहली बात है देखिए कि हम इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, है ना, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसीडर करना पड़ेगा, निगेटिव। तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है निगेटिव डायरेक्शन। अब मैं बोलूँगा कि F2 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, है ना, और F1 हमारा कितना है, निगेटिव के डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल है ना, अपोजिट लगता है। उसी तरह देखेंगे तो F1 हमारे पास कितना है, ये प्लस का है, और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, माइनस का है, डिवाइडेड बाय, है ना, ये हो गया फोर्स। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो ACM हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ACM इज इक्वल टू क्या होता है कि F नेट डिवाइडेड बाय M टोटल। F नेट हमारे पास कितना है, अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे से कट गया। तो यहाँ से देखेंगे तो F2 माइनस में F1 डिवाइडेड बाय M टोटल। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें निकल के आ रहा कि
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है कि F2 माइनस F1। अब F2 F1 क्या है, यहाँ से देखिए कि F2 और F1 इट इज ए एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। क्योंकि देखिए इंटरनल फोर्स में जब भी हम F नेट लिखेंगे तो प्लस माइनस करके क्या होगा, कट जाएगा। इंटरनल फोर्स हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा और डायरेक्शन उसका अलग है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, जब उनका समेशन करते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम इसको लिखते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स। तो ACM इज इक्वल टू F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M टोटल, है ना, ये चीज होगी एक्सेलरेशन। तो हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं क्या कि ACM विच इज इक्वल टू F नेट, साथ में लिखेंगे एक्सटर्नल, यानी कहने का मतलब है कि नेट फोर्स तो लिखेंगे लेकिन साथ में उसको एक्सटर्नल भी लिखेंगे। इसलिए एक्सटर्नल लिखेंगे क्योंकि जो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लिए, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता ही नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास। तो M क्या होगा, M टोटल। तो यहां से याद रखेंगे और यहां लिख लेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड on external force, internal force not change the velocity, not depend, internal force, external force, internal force not depend, acceleration of center mass only depend on external force and does not depend on internal force, है ना, and does not depend on internal फोर्स। क्यों नहीं डिपेंड करता है, वो इसलिए डिपेंड नहीं करता है क्योंकि इंटरनल फोर्स एक दूसरे से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इन सारे चीज को याद रखना है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग और अच्छा से समझ पाएंगे इस चीज का एप्लीकेशन कि आखिर जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स ही चेंज करता है, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसके एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो चीज लेते हैं। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, ये चीज देखिए क्या है शानदार क्वेश्चन कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्रकार का एक ब्लॉक है ना, कुछ लाइक दैट, और यहाँ पे भी एक हमारे पास ब्लॉक, दो ब्लॉक है ना, ये चीज देखिए। अब इसको बोलते हैं क्या, M1, इसको हम बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। दो ब्लॉक है हमारे पास, एक M1 है एक M2 है। तो यहाँ से ये चीज है यहाँ पे कि और इनके बीच में क्या है, एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया गया है। तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है हम बोलते हैं क्या है, K है। और उन्होंने ये चीज बोला है कि जो L माइनस में X है, L माइनस में X का मतलब ये है कि अगर उसका पूरा लेंथ क्या है, L है, तो हम उसको कंप्रेस कर दिए हैं, कितना, X, तभी तो उसका लेंथ L माइनस एक्स हो गया। अगर आपने उसको X कंप्रेस कर दिया तो उसका लेंथ L नहीं है, L माइनस एक्स है, क्योंकि आपने X को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो जो स्प्रिंग का फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है। स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है। इसका मतलब कि जब हम इसको ऐसे दबाते हैं तो वो ऐसे भागता है, ऐसे दबाएंगे तो वो ऐसे भागेगा, ऐसे दबाएंगे तो वो ऐसे भागेगा, है ना, समझ में आ रहा। हम उसको अगर मान लेते हैं ऐसे दबाते हैं तो वो क्या करता है, ऐसे की तरफ भागता है, यानी बाहर की तरफ भागता है। अब इसका मतलब ये है कि इस स्प्रिंग की वजह से अगर हम बोले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि फाइंड द ACM of the spring mass system,
स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना। फाइंड द ACM ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो चीज़ बताइए। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का बेसिक फार्मूला अगर हम बोलें तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब क्या कि ACM का अगर हम बोले बेसिक फार्मूला क्या होता है, M1 A1 प्लस में कितना हो गया M2 और A2 प्लस में कितना हो गया M3 और A3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस में कितना हो गया M2 प्लस में कितना हो गया M3। ये चीज़ अपने पास है एंड सो ऑन। इस तरह अगर हम M1 और A2 निकाल दें, यहाँ पे दो मास है M1 और M1 का अगर एक्सेलरेशन निकाल दें, M2 का एक्सेलरेशन निकाल दें तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो ही मास है। तो हम क्या बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं कि अच्छा इस पे एक काम करते हैं कि एक और फोर्स ले लेते हैं क्या, F फोर्स, है ना। F फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। इसका मतलब यह है कि इन पे कोई फोर्स नहीं लगता। हमें पता है फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग वो हमारे पास कितना होता है, F स्प्रिंग जो होता है वो होता है K इंटू एक्स। K इंटू एक्स, के हमारा क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या होता है उसके अंदर एलोंगेशन होता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि M1 मास को हम कंसीडर करते हैं, ये हो गया हमारा M1 मास, तो यहाँ से बोलेंगे तो इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं कितना है A1 और इसका मास कितना है A1। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगेगा, अब चूंकि वो ऐसे इलोंगेट करता है, यानी ऐसे वो है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी स्प्रिंग हमेशा बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा। तो जैसे उसके तरफ बाहर का फोर्स लगा रहा है, यानी इधर जो फोर्स लग रहा वो जो लग रहा है K इंटू एक्स लग रहा है। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू होगा उसका फोर्स कितना K इंटू एक्स डिवाइडेड बाई M1 मास। इसमें कोई दिक्कत। अब मैं बोलूँगा इसको देखिए इधर तो ये चीज़ अपने पास है ना। तो अब यहाँ पे बोला कि ये M1 है और ये हमारा कितना है M2, ये है M1 ये है M2। अब यहाँ से ये चीज़ देखिए इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगता है, तो जो स्प्रिंग को हम लोग ऐसे एलोंगेट करते हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है K इंटू एक्स। ये कितना है स्प्रिंग का फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स पहले से लगा रहा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, अगर 1 बोलें ये कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका फोर्स, इसके वो फोर्स कितना लग रहा है F प्लस में के एक्स डिवाइडेड बाई M2 मास। अब हमारे पास देखिए कि A निकल गया और A2 निकल गया। इसका मतलब ये है कि ये निकल गया और ये निकल गया और इसका मास हमें पता है, इसका भी मास पता है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो वो चीज़ को देखिए फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। तो अब जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसमें देखिएगा कि ये चीज़ है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ACM इज इक्वल टू M1 मास। M1 मास क्या है हमारा ये, तो ये हो गया M1 मास। इसका एक्सेलरेशन कितना है ये, तो यहाँ लगाएंगे क्या होगा K इंटू एक्स डिवाइडेड बाई M1 प्लस में, है ना। इसका मास कितना है M2, तो यहाँ लिखेंगे कितना है M2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है F प्लस में K एक्स डिवाइडेड बाई M2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि इसका एक्सेलरेशन अगर बोलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा A1, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एक जो फोर्स लग रहा है जिधर फोर्स लगता है उसी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन होगा इधर और इसका डायरेक्शन होगा इधर, क्योंकि ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, पर इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब मैं बोलूँगा कि इस डायरेक्शन को अगर हम मान लेते हैं क्या पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को हमारे पास क्या होगा निगेटिव। तो इसको पॉजिटिव माने, इसको हम लोग निगेटिव माने। अब देखिए जब हम इसका वैल्यू लिखते हैं तो विथ साइन रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो M1 का मास तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब है कि यहाँ लिखेंगे निगेटिव। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कितना है प्लस का, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन, मतलब ये होगा हमारा पॉजिटिव डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। ये चीज़ अपने पास हो गया। तो ACM अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे उस चीज़ को देखिए। अब इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। अब देखिए माइनस में KX, ये कितना प्लस माइनस में KX, ये भी कट गया। तो जो आने वाला फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या आ रहा है उस चीज़ को देखिए। ACM इज इक्वल टू FX डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। ये चीज़ देखिए, इसका रिजल्ट देखिए। और
अब यहाँ पे देखिए कि ACM यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड ऑन F एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स पे और टोटल मास पे ही डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो अब देखिए अगर हम बोलेंगे इससे पहले वाला जो अगर स्टेटमेंट हम लगाते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ओनली डिपेंड ऑन द क्या लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो होता है ओनली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ के इतना कुछ दूर का सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमको पता है कि एक्सटर्नल ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है ACM डिवाइडेड बाई F नेट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई F नेट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई M टोटल, यानी टोटल मास हमारे पास कितना होगा M टोटल, है ना, M टोटल। तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा F एक्सटर्नल जो होगा हमारा वो कितना है F, ये हमारा हो गया F डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल हमारे पास कितना है M1 और M2, M1 और M2, है ना। तो यहाँ से देखिए कि एक लाइन में आंसर आ गया, इसमें इतना कुछ सॉल्व करना पड़ा और इसमें एक लाइन में आ गया। तो हमें याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स ही एक ऐसा है जो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है ना। यानी सेंटर ऑफ मास के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होता है और नहीं चेंज होता है, तो ये हमें याद रखना है। अब ये चीज़ हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं ना इसी चीज़ को समझने के लिए, ताकि चीज़ें हमारे पास क्या हो, क्लियर हो। अब जो वो जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि बेसिक क्वेश्चन हमारे पास है कि हाँ सपोज मान लेते, देखिए इसको हम लोग ऐसे यहाँ सॉल्व करते हैं कि केस 1 और केस 2, है ना। ये है केस 1, ये है केस 2। केस 1 और केस 2 देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अगर सपोज मान लेते ये हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक है कुछ इस टाइप का, और एक हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, इसको हम लोग बोलेंगे M2 और इसको बोलते हैं M1, है ना। और यहाँ पे भी वही ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक, है ना, ये हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, यही वाला, है ना। थोड़ा सा इसका हाइट हम लोग बढ़ा देते हैं कुछ इसका, और कुछ हमारे पास इस टाइप का, है ना, ये चीज़ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, M2, और इसको बोलते हैं क्या, M1। तो ये है हमारा M2 और ये है हमारा M2। अब हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि केस 1 में देखिए, केस 1 में अगर हम बोलें जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, और केस 1 में जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ से, यानी कि केस 1 में जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी M2 के पीछे लगा रहे हैं। लेकिन अगर बोलूँ कि केस 2 में देखेंगे तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो M1 में लगा रहे हैं। तो अगर तुमसे ये चीज़ पूछ लिया जाए, सिंपल सा है कि है ना, सिंपल सा क्वेश्चन क्या होगा कि विच केस एक्सेलरेशन इज क्या पूछा जाए, है ना, ठीक है, ACM विच केस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मोर। किस केस में एक्सेलरेशन ऑफ जो होगा सेंटर ऑफ मास, किस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना, इज मोर। तो अब ये चीज देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, क्योंकि अब देखिए सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास M1 एक्सेलरेशन प्लस में M2 और एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब ये चीज देखिए कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें पता है कि अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे तभी बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा, है ना। सिंपल, तो हमको ये चीज पता है, क्या पता है कि ये तभी आगे बढ़ सकता है जब ये बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब भी बड़ा वाला ब्लॉक मूव करेगा तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, जब भी बड़ा वाला मूव करेगा तो दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ अगर छोटे वाले फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये एज इट इज रुक जाएगा। तो देख के तो हमें यही लगता है कि चूंकि इसके सिर्फ एक मास को खींचना है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और चूंकि इनके दोनों को खींचना है तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, रिजल्ट ही आएगा, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली में होता क्या है, और होता भी अलग है। अब उस चीज को देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो A
1 अगर हम बोले एक मास को कंसीडर करें, सबसे पहली बात है कि दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका भी बोलेंगे इसका मास क्या होगा, दोनों का मास सेम होगा, और यहाँ से बोलेंगे इन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं बोलूँगा बड़े वाले को ऐसे कंसीडर कर लो, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ए, तो इधर जो फोर्स लगाते हैं वो कितना लगा रहा, एफ फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। और यहाँ से देखिए अब चूंकि ये इधर जाने वाला है तो इसकी जो वजह से भी एक यहाँ नॉर्मल लगेगा, क्योंकि इसको आगे कौन लेके जाएगा, नॉर्मल, तो नॉर्मल हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो ये हो गया नॉर्मल। और एक्सेलरेशन कितना है, ये इसका मास कितना है m2, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इसको कौन लेके जा रहा है, तो इसको जो एक्सेलरेशन कराएगा वो कौन कराएगा, नॉर्मल, और इसका मास कितना है m1 और इसका एक्सेलरेशन कितना है a। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो, है ना, तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, f माइनस में n डिवाइडेड बाई m2 मास, है ना। और बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन अगर बोलें तो हमारे पास कितना होगा, n डिवाइडेड बाई m1, है ना। तो इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब हमें क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना। तो देखिए नेट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ACM इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन, मास ऑफ बॉडी 1 एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस में मास ऑफ 2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 प्लस में मास ऑफ 2। ये चीज़ अपने पास हो गया। इसी तरह जिस तरह ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसी तरह इसमें भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, है ना। तो ये चीज़ देखिए, अब यहाँ को हम लोग यहाँ लिखते हैं, है ना, इसमें हम लोग बांट देते हैं, इसको भी हम लोग आधा करेंगे, इस वाले को यहाँ लिखेंगे, इस वाले को यहाँ लिखेंगे। तो पहले ये देखिए, तो ACM अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए M1 तो एज इट इज़ लिख लेंगे। A1 का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, F माइनस में N डिवाइडेड बाई M2, नहीं M1, है ना। तो इसको एक्सेलरेशन ऑफ 2 हो जाएगा, है ना, मास ऑफ 2 हो जाएगा। तो इसको भी एक्सेलरेशन हम लोग क्या मानते हैं, 1 मास 1, है ना। तो ठीक है, इसका मास है 1, तो यहाँ से देखिएगा। अब मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, m1 मास, तो m1 मास हमारा ये है, तो इसको लिखेंगे m1 मास, है ना। अब एक्सेलरेशन हमारा कौन है, n, तो n डिवाइडेड बाई m1 मास। फिर हमारा क्या होगा, प्लस का प्लस दे, तो m2 हमारा कितना होगा, m2, और एक्सेलरेशन हमारा पास कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा होगा ये f माइनस में n डिवाइडेड बाई m2। ये चीज़ अपने पास हो गया, है ना। उसके बाद से अगर हम लोग बोले डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी m1 प्लस में m2। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये चीज़ अपने पास हो गया। अब हम बोलूँगा कि इसको काट दो, इसको इससे काट दो। अब यहाँ पे देखिए n, ये क्या है, प्लस में f माइनस में n, यानी ये भी हमारे पास कट गया। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास आने वाला है वो हमारा f डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये चीज़ हो गया। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा कितना होता है, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये चीज़ पता है कि m2 जो है वो तो कहीं नहीं जा रहा, m2 जो है हमारा वो कहीं नहीं जा रहा। m2 हमारे पास कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि m2 पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वो कहीं नहीं जाएगा, तो m2 को यहीं छोड़ देंगे। हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या है, हमारे पास वो है m1, ये कितना है, f, ये है m1, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, f। तो हमारा एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं इधर क्या है, a है ना। तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 0 है, इसका एक्सेलरेशन a है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, m1 मास, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बोलें तो मास ऑफ 1 एक्सेलरेशन ऑफ 1 मास ऑफ 2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2, है ना। ये चीज़ पता है। अब m1 कौन है, अब यहाँ पे ये देखिए m1 हमारे पास ये है, तो m1 को तो m1 लिख देते हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, f डिवाइडेड बाई m1, फिर प्लस में, अब दूसरे वाले का कितना है, मास तो m2 है लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। तो यहाँ से देखेंगे ये कट गया और ये वाला हमारा क्या होगा, 0। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा जो आने वाला है वो कितना है, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। अब यहाँ से देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों का एक्सेलरेशन कितना आता है, सेम आता है। इसका भी एक्सेलरेशन f डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2 आता है, इसका भी एक्सेलरेशन f डिवाइडेड बाई m2 प्लस में m2 आता है, m1 प्लस में m2 आता है। अब चूंकि
लग तो नहीं रहा था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया, लेकिन एक्सेलरेशन सेम क्यों आया है? एक्सेलरेशन सेम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ देखिए इसमें बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें देखेंगे तो सिर्फ हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो दोनों में देखेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन फोर्स क्या है, इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स, और दोनों सेम लग रहा है। तो ये चीज अपने पास आ गया इसलिए। अच्छा, इसको क्वेश्चन को हम लोग अपने स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं उस चीज को देखिए। हमें ये चीज पता है कि इन सारे चीज में सिर्फ एक ही फोर्स एक्सटर्नल है, तो यहां से डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एफ नेट इंटू एक्सटर्नल, यानी जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है सिर्फ उसका फोर्स होगा, और उसके बाद से क्या होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास, है ना। यही हम लोग पढ़ रखे हैं। तो एफ एक्सटर्नल कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, m2 प्लस में m1। यहाँ पे देखिए तो आंसर यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ACM इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, है ना, एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल हमारे पास कितना है, f डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। यहाँ से इस चीज को मिलाइए, यहाँ से इस चीज को मिलाइए, यानी इन दोनों को मैच कराइए, 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 यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक ही तरह मिल जाता है। तो इतना याद रखना है आपको कि जब भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का बात आएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे ही डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब भी आपके पास अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो, आंख बंद कीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स देखिएगा, टोटल मास देखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर दिएगा, आपको वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो कृपया इसी चीज पे ध्यान दें, है ना, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग जितना सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे ना, हर जगह एक ही माने एक इक्वेशन में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है बड़ा लेंदी होता है। अब हम लोग बेसिक फॉर्मूला से थोड़े नहीं जाके निकालेंगे फिर आंसर वही आएगा। हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन चेंज, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन खत्म है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन। अभी छोटा क्वेश्चन करेंगे, है ना, यानी सेंटर ऑफ मास का एक छोटे क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन आपके पास जेईई मेंस में आता है ना, वो पहले काम करेंगे। जेईई मेंस या फिर आपको नीट का हो गया, है ना, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर आगे क्या हम लोग बात करेंगे। है ना। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है, सपोज मान लेते हैं कि आपसे ये चीज पूछेगा कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे m1 मास है ना, ये चीज पूछा, और मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, m2 मास है। अब उनका कहने का मतलब ये है कि ये m1 है, ये m2 है। उनका कहने का मतलब कि अगर सपोज मान लेते हैं कि m1 को अगर L1 डिस्प्लेस करते हैं यानी इस डायरेक्शन में, और L2 को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं L2 से, N2 को L2 से, और यहाँ से बोलेंगे कि यहाँ पे कोई लोकेशन है सेंटर ऑफ मास, यानी उन्होंने क्या करना है COM, है ना। यानी कहने का मतलब कि M1 को L1 से डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। फिर उसके बाद से ये बोला कि M2 को L2 से डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। तो फाइंड करिए कि C का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ M1 इज डिस्प्लेस, है ना, टुवर्ड C हो मतलब सेंटर ऑफ मास, एंड M2 इज ऑल्सो displaced toward C, है ना, COM, then find the डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो चीज़ पता है। अब देखिए हम आपको सबसे पहले ही इसमें एप्लीकेशन में सबसे पहला ही फार्मूला आपको हम ये चीज़ बताए थे कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सारे मासिकल का क्या करें, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, और हम लोग क्या करें, टोटल को ऐड कर देते हैं। तो देखिए कैसे, तो मैं बोलूँगा कि
डेल्टा एक्स सी एम, है ना। अब एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम तो एक अच्छा छोड़ जनरल ले लेते हैं। डेल्टा आर सी एम विच इज इक्वल टू एम वन, और ये कितना हो गया आर वन, एम वन डेल्टा आर वन प्लस में कितना हो गया एम टू डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस में कितना हो गया एम टू। अब प्लस में कुछ भी हो सकता है, जितना भी टर्म हो, हमारे पास दो ही टर्म है तो सिर्फ हम दो ही टर्म को ले लेते हैं। अब ये चीज़ हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये चीज़ देखिए कि m1 मास तो m1 हो गया। अब L1 को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं L1 से, है ना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हम इसको पॉजिटिव मान है और इसको हम लोग का मान है निगेटिव। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, प्लस में प्लस लिखते हैं, m2 को यहाँ लिख देते हैं। और इसका जो डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा, माइनस में निगेटिव में, वो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में कितना है m2। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि m1 L1 माइनस में m2 L2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, ये चीज़ अपने पास हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, सबका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक छोटा क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगर उन्होंने ये चीज़ पूछा है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, क्यू जो होगा ऐसे सपोज मान लो कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसको बोलते हैं क्यू चार्ज, है ना। और यहीं पे बोले तो यहीं पे एक जो चार्ज है यहाँ बोलेंगे तो इसके पास है एक निगेटिव चार्ज, कितना है निगेटिव चार्ज, तो ये हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज है, वो भी कितना है Q, दोनों का चार्ज हमेशा क्या है Q है। अब मैं बोलूँगा सपोज मान लेते हैं इसका मास कितना है M और इसका मास कितना है M, है ना। अब ये चीज़ पता है कि इसका मास M है, इसका मास M है, और ये कितना चार्ज Q, और ये चार्ज कितना है हमारा, ये है प्लस का चार्ज, और ये हमारा क्या है माइनस का चार्ज। तो आपसे ये चीज़ पूछ दिया जाए कि फाइंड पोजीशन, और मान लेते हैं इनका लेंथ कितना है हमारा, लेट से L, बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ COM, नहीं हाँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेयर, फाइंड द पोजीशन वेयर टू masses is collide, find the position where two masses is कोलाइड, जहाँ पे दो मास कोलाइड करते हैं। अब इसका हमें आंसर निकालना है। अब देखिए इसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चल रहा है कि हमें कहाँ कोलाइड करेगा ये चीज़ बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि एक बात तो क्लियर है कि दोनों कोलाइड तो करेंगे, है ना, क्योंकि ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है। अब प्लस का मास चार्ज, अब माइनस का चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और किस बात से दोनों का मास m है, तो मास भी अट्रैक्ट करेगा और चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और टकराएंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि कहाँ टकराएंगे ये हमको बताना है। देखिए इसको कैसे सोचते हैं, इसका सोचने का तरीका यही है, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी दो मास किसी एक पॉइंट पे होते हैं, दो मास किसी एक पॉइंट पे होते हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी उसी पॉइंट पे होगा। समझ में आ रहा। मान लेते हैं ये दो मास है हमारे पास, इन दोनों मास को अगर मैं बोलूँ ये दोनों मास आ रहे हैं, टकरा रहे यहाँ पे आ गए। जैसे इस पॉइंट पे आते हैं तो जिस पॉइंट पे वो आके टकराते हैं उसका सेंटर ऑफ मास और इन दोनों दोनों पॉइंट और उसका सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये है कि ये जब टकराएंगे तो एक बात तो क्लियर है कि उनका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे वो टकराएंगे, है ना। तो अब हमारा कहने का मतलब कि अगर हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है कहाँ, है ना, रेस्ट पे होता तो हम लोग बता देते। तो आंसर इस चीज़ की ये है कि सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे है, सिर्फ दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे देखा जाएगा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है ना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, है ना। इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्सटर्नल भी कोई वेलोसिटी नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, वहीं पे सेंटर ऑफ मास रहेगा और इनका कोलिजन भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो मैं लिखूंगा कि इट
कोलाइड एट COM, है ना, कहाँ कोलाइड करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अब हम लोग पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि अगर M1 से जाएंगे तो दूसरे वाले का मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ से देखिए M से M कट गया, L/2 होना भी चाहिए था। अगर दोनों मास इक्वल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके बीच में ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए कोई सा क्वेश्चन है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन जो थोड़ा जेई लेवल में पूछ सकता है, या फिर हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए देखिए क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, देखिए अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रकार का कोई स्मूथ सरफेस है ना, तो इसको लिख लेंगे हम क्या, स्मूथ सरफेस, है ना, स्मूथ सरफेस जिसका फ्रिक्शन क्या हो, 0 है। और आप सिंपल सा ये चीज पूछ दिए कि यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक रड है जो कि L लेंथ का हमारे पास एक रड है ना। तो जो रड है हमारे पास कितना है, L लेंथ का, और इसका मास कितना है, M। तो मास है M, लेंथ है L। अब इन्होंने ये चीज बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of COM when it horizontally, ये कहाँ होगा, हॉरिजेंटली। यानी कहने का मतलब कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली का मतलब ये है कि अभी ये वर्टिकल है ना। अब हमको पता है ये स्मूथ है तो वो ऐसे फोल्ड करेगा और नीचे गिर जाएगा। ये ऐसे था, उसके बाद ऐसे वो फोल्ड करेगा, गिरा 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 गिरा, वो कहाँ हो जाएगा, हॉरिजेंटल में। यानी वर्टिकल से वो कहाँ चला जाएगा, हॉरिजेंटल में। वर्टिकल से कहाँ चला जाएगा, हॉरिजेंटल में। तो जिस समय वो हॉरिजेंटल पे होगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो चीज़ हमें बताना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन उसका लिखो पहले। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे हो गया। तो इनिशियल पोजीशन, तो ये चीज़ हमारे पास कुछ ऐसे है ना। तो ये हमारा ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, है ना। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। अब मैं बोलूँगा कि जब ये ऐसे गिर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे फॉल करेगा, है ना। तो जब ये गिरेगा तो ऐसे कुछ फॉल करेगा। तो अब किस तरह फॉल करेगा हम बताते हैं आपको, किस तरह फॉल करेगा ये चीज़ है। तो ये बोलेंगे क्या है, ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन, है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, तो एक बात तो क्लियर है कि चूंकि ये हमारे लिए क्या है, स्मूथ है। अब हमें ये पता है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसलिए कोई फोर्स नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन है अब्सेंट, फ्रिक्शन है ही नहीं, और mg का फोर्स हमेशा नीचे लगाएगा। और दूसरा जो फोर्स हो सकता है यहाँ पे अगर बोलें तो नॉर्मल का फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका फोर्स जो होगा वो नॉर्मल अपवर्ड होगा और mg का फोर्स डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब है कि टोटल फोर्स इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि टोटल फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स जो होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। एंड देयर इज ए नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड देयर इज नो फोर्स there is a no force in horizontal direction। horizontal direction में कोई फोर्स नहीं होगा। अब यहाँ पे चीज देखिए कि horizontal direction में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि ACM in horizontal वो कितना होगा, वो कितना होगा, 0। ACM हॉरिजॉन्टल 0, इसका मतलब कि VCM भी क्या होगा, 0। इसका मतलब XCM भी क्या होगा, 0, है ना। अब मैं बोलूँगा कि ACM जो होगा हमारा वो है 0,
बी सी एम भी जीरो, एक सी एम भी जीरो, क्या इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये सारी चीज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अब वो नीचे आएगा, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स जो लग रहा है mg का फोर्स लग रहा है, और उसको कहाँ कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ गया। तो सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था, पहले था हमारा, देखेंगे तो वो हमारे पास कितना था, L/2 पे, अभी कहाँ है, 0 पे। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स इन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स हैव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स हैव इन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन है ना। तो फॉर इन वर्टिकल डायरेक्शन में सो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा हमारा, वर्टिकल डायरेक्शन में। और वो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, वो जो होगा वो L/2 होगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि RCM जो हमारा होगा वो क्या होगा, L/2 इन डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज अपने पास निकल गया, इस तरह का क्वेश्चन है ना। अब और लेते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन, है ना। ये हमारे पास छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं छोटे टाइप का क्वेश्चन, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अब किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा कोई रड है ना, कुछ ऐसा हमारे पास एक रड है जिसका बोलेंगे यूनिफॉर्म रड है, यूनिफॉर्म रड है ना। और मास जो है वो कितना है, m, ये क्या है, मास ऑफ रड है ना। और L है इसका क्या है, लेंथ। तो L हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द रड है ना। उसके बाद से उन्होंने ये चीज बोला है कि यहाँ पे उन्होंने क्या है, हिंज कर रखा है, और इसको क्या है कि ओमेगा से रोटेट करा रहे है ना, रोटेशन विथ ओमेगा, रोटेट क्या कर रहा है, रोटेट करा रहे। तो क्वेश्चन है ये कि फाइंड द नेट मोमेंटम ऑफ रड का नेट मोमेंटम कितना होगा वो चीज बताना है ना। और यहाँ पे ये चीज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लेते हैं, ओमेगा जो होगा वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा है ना, डायरेक्शन भी नहीं हो रहा क्योंकि वो एक्सियल है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अब निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये चीज देखिए कि हमको नेट मोमेंटम निकालना है। अब मोमेंटम हम लोग निकालेंगे कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला का था मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ से इस चीज को देखिए कि अब मैं बोलूँगा कि सपोज मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक रड है, लाइक दैट, ये रड है। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चले जाते हैं, है ना, क्योंकि हमको मोमेंटम पता लगाना। अब हमारे पास मोमेंटम लगाने की जरूरत क्या लेता है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा रड में लाखों पार्टिकल है, यानी लाखों क्या, करोड़ों पार्टिकल है। अब सारे पार्टिकल का हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसका क्या जाता है मास निकालेंगे, हम फिर क्या जाता है उसको जोड़ेंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए, है ना, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए और छोटा सा dx कंसीडर करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dx कंसीडर करते हैं। तो इन छोटे से dx में छोटा सा dm होगा, इस छोटे से dx में छोटा सा dm होगा। x पे गए छोटा सा dx कंसीडर किए और इन छोटे से dx में छोटा सा dm होगा। तो यहाँ से एक चीज पता चलता है कि अगर हम इसका मोमेंटम लिखें, यानी dp मोमेंटम लिखें, वो कितना होगा, इसका मास और इसका वेलोसिटी, है ना। अब हमें पता है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे तो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना,
रेडियस। इसका मतलब ये है, आज हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओमेगा ये कितना होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी वेलोसिटी अगर बात करें तो ये क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इसका जो वेलोसिटी होगा हमें क्या क्या, ओमेगा, ओमेगा तो हमें दिए थे क्या, कांस्टेंट है ना। आर हमारा क्या है कि जिस सर्कल में वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो ये जो डीएम मास है वो किस सर्कल में मूव करेगा, इस एक्स के सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि वो कितना हो जाएगा, एक्स। अब हमारे पास क्या है, ये चीज़ तो ये तो सिर्फ इस छोटे से डीएम मास का आया है। अगर हमको टोटल निकालना हो तो आप क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, यानी जैसे हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या है, डीएम मास। अब डीएम मास को हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि लेमडा, लेमडा क्या होता है, मास, है ना, पर यूनिट एरिया। ये चीज़ हम लोग पढ़ रखे हैं। तो अब ये देखेंगे तो जो लेमडा होगा, मास, हमारा मास कितना है, इसका टोटल मास है m, और कितने दूर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सॉरी लेंथ, है ना, कितने लेंथ में, कितने दूर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो l लेंथ में। तो यहाँ से लिखेंगे m डिवाइडेड बाय l। अब हमें पता है कि अगर हम बोलेंगे कि छोटा सा हमको मास में चाहिए, यानी है ना, यानी कहने का मतलब कि क्या हो जाता है, लेमडा इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल m। तो लेमडा इज इक्वल टू डीएम मास भी dx होता है। अब हमें डीएम मास चाहिए तो dx इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई डीएम। अब यहाँ पे देखिए dx हो गया यहाँ, और लेमडा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई एम, m डिवाइडेड बाई l। तो ये हमारे पास कितना हो गया, dm। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब dm का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो dp हमारा अगर बोलेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, m की जगह पे लिखेंगे m बाई l, है ना, dx ओमेगा इंटू एक्स। अब करेंगे तो m बाई एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर, ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर। अब हमारे पास कितना, x इंटू डी एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, x इंटू डी एक्स। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, वेरी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोलेंगे इसका मोमेंटम कितना है, 0, इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ का जो मास है वो मूव ही नहीं कर रहा। जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, l लेंथ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 लेंथ, यहाँ पे क्या है, एक कहाँ तक जाएंगे हम, l लेंथ तक, क्योंकि मास जो होता है वो l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ से भी लिखेंगे कि P इज इक्वल टू बोलेंगे m डिवाइडेड बाई l इंटू ओमेगा। अब यहाँ से बोलेंगे एक्स स्क्वायर का, हमारा x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या था, m बाई एल इंटू ओमेगा। ये कितना होगा, x की जगह पे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट, 2 को बाहर निकालो, ये 2 को बाहर, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारा क्या है, 0 है। तो P इज इक्वल टू अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कितना, m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2l, है ना, इंटू ओमेगा का स्क्वायर, m l से l कट गया तो ये क्या होगा, m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2l। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि अगर हम बोलें कि इसको हम लोग इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ये चीज़ पता चल गया है कि नेट मोमेंटम जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास। अगर आपको पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है और उसका टोटल मास पता है तो आप नेट मोमेंटम निकाल सकते हो। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये हमारे पास क्या है, एक रड है ना, कुछ ये हमारा एक रड, तो ये हमारे पास रड हमारे पास है कहाँ, तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म है l बाई 2 पे, है ना, अब l बाई 2 पे, अब ये हमारा क्या है, ऊपर की तरफ। अब इसका वेलोसिटी कितना, ओमेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा आर की जगह पे क्या होगा, l बाई 2, क्योंकि इसी रेडियस में क्या करेगा, घूमेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो मोमेंटम होगा हमारा पास, जो मोमेंटम लिखेंगे, टोटल मास इसका कितना है, m, है ना, मल्टीप्लाई बाय इसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू l बाई 2। एक बार में आंसर मैच करा लो, है ना। तो ये खूबी होता है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का हर चीज़ पता है ना, तो सबसे आसानी से चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप रेफरेंस लो या जब भी किसी चीज़ को लो, हमेशा याद रखो या टारगेट रखो कि आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास को ही सोचना है। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने ये चीज़ बोला है, सपोज मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप का, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, है ना।
उन्होंने ये बोला है कि अगर सपोज मतलब यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है ना, ऐसे, जिसका वेलोसिटी कितना है v, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, और इसका मास जो है m1 जो है वो 5 kg का है, और यहाँ पे कोई दूसरा मास है ना, लेट्स से सपोज मतलब ऐसे, तो उसका जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी यहाँ पे जो मास है वो m2 है, और इसका जो वेलोसिटी हमारा वो है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एंगल है लेट्स से सपोज मान लेते हैं 30 डिग्री है ना, ये चीज़ अपने पास है। तो दो मास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, यानी दो मास है, एक m1 मास और एक m2 मास, और उनका जो ओरिजिन है 0.0 पे है। अब क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि इफ इट कोलाइड at origin, इफ इट कोलाइड एट ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन पे कोलाइड करते हैं, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, आफ्टर collision, find the displacement of center of mass after 2 seconds, after 2 seconds after collision, after 2 seconds after collision, after, है ना, after collision, है ना, आफ्टर कोलिजन, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये है मान लें कि एम का मास है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये हमारा कितना, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो भी कब, 2 सेकेंड के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा कितना है एक्स एक्सिस। अब हमारे पास दो मास है, एक ये मास और एक ये मास, दो मास। अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि ये हमारा कितना जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये हमारा कितना रहा है 30 डिग्री से 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है वेलोसिटी है, एक तो इसका वेलोसिटी और एक तो इसका वेलोसिटी है। अब जब भी हमें पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और दो मास जिस पॉइंट पे कोलाइड करते हैं, सेंटर ऑफ मास भी पे क्या होता है उसी पॉइंट पे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो मास है, एक ये मास और एक ये मास, दोनों मास अगर किसी पॉइंट पे आके कोलाइड करेंगे तो दोनों मास का पोजीशन एक ही पॉइंट पे है, इसका मतलब है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे है। तो जैसे वो कहने का मतलब ये है कि जैसे वो इस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसी पॉइंट पे हो जाएगा कोलाइड करने का मतलब। अब जैसे इस पॉइंट पे होगा, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि 2 सेकेंड के बाद से उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब 2 सेकेंड के बाद से डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहेंगे कितना होगा। तो अब देखिए कि हमें पता है कि जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद से सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो उनका पहले वेलोसिटी था वही उनका बाद का वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसमें कह देंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स ही क्या करता है, चीज़ों को चेंज करता है, यानी एक्सेलरेशन को चेंज करता है। अब जब मैं लिखना चाहूँगा उस चीज़ को देखिए कि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो जो सोल्यूशन होगा, हमें पता है कि कोई एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है, तो हमको 2 सेकंड के बाद चाहिए, यानी कोलाइड जैसे यहाँ कोलाइड करें, कोलाइड के बाद से 2 सेकंड चाहिए। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास इनटू टी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल भी और फाइनल भी, और टाइम हमें कितना दे रखा है 2 सेकंड। अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो हमें क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो हमारा जो टारगेट है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना। अब देखिए हम कैसे बताते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो बेसिक जो फंडा हमारे पास है कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ 1 वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस में मास ऑफ 2 वेलोसिटी ऑफ 2, है ना। उसके बाद से क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, यही हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। अब इस फॉर्मूला में अगर हमको मास मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए, मास मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए, तो काम हो जाएगा। अब देखिए इसका मास हमें पता है, इसका भी मास हमें पता है, इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी निकल जाए, इसका वेलोसिटी निकल जाए, काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका वेलोसिटी हमें पता है, अब इसको हम लोग क्या माने आई डायरेक्शन, और इसको हम लोग क्या मानेंगे जे डायरेक्शन।
तो m1 का जो डायरेक्शन है, यानी मैं बोलूँगा कि v1 अगर हम बोलें तो 5 मीटर पर सेकेंड है, और वो किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। अब देखिए, अब हमारे पास सब निकल गया। अब अगर हमको क्या निकलना, v2। अब जो v2 है वो ना x में है ना y में है, वो इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका वेलोसिटी हमको निकालना हो तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना। अब हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ से देखेंगे तो ये अपने पास है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा कितना है 30 डिग्री 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर ये वाला हमारा कितना होगा, वो होगा f, ये कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड कॉस 30 डिग्री, और एक नीचे वाला हो जाएगा वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड साइन 30 डिग्री, है ना। क्योंकि इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक इधर और एक इधर, इधर तोड़ेंगे तो कॉस थीटा, इधर तोड़ेंगे तो साइन थीटा। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जब हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं तो 5, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 का रूट अंडर 3/2। तो ये इसका जो वेलोसिटी जो होगा हमारा वो कितना होगा v2 का इन x डायरेक्शन में, है ना, यानी इस डायरेक्शन में, और साथ में क्या लिखना है हमको, माइनस में आई कैप। इसलिए क्योंकि इसका देखेंगे तो इसके इधर प्लस है, इसके इधर माइनस है, तो ये हमारे पास होगा माइनस में। अब मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी ऑफ 2 इन वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन बोलेंगे तो वो नीचे के डायरेक्शन में, तो 5 और साइन 30 डिग्री कितना, तो 1/2, और साथ में क्या लिखेंगे जे डायरेक्शन, क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ से बोलेंगे तो माइनस में 5/2 इंटू जे डायरेक्शन में। अब हमको क्या मिल गया, v1 मिल गया, v2 मिल गया। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो VCM इज इक्वल टू m1 हमारे पास कितना है 5 kg, है ना। इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इन जे डायरेक्शन में, प्लस में m2 हमारे पास का मास कितना है 5, m2 हमारे पास कितना है 5 kg, है ना। तो ये हमारे पास कितना होगा 5 kg, और इसका वेलोसिटी, अब इसका वेलोसिटी हमको दोनों के साथ लिखना है। देखिए पहला वाला जो वेलोसिटी हमारा है वो हमारा कितना है माइनस में 5 रूट 3/2 आई कैप, है ना, और इसी में क्या होगा प्लस में इसका माइनस में कितना होगा, माइनस में 5/2 इंटू जे डायरेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल मास हमारा कितना है 5 प्लस में 5। तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा 5 कितना होगा 25 जे डायरेक्शन में प्लस में। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 25 जे बाई 3/2 आई कैप, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये इसको मिलेगा तो माइनस होगा 25/2, और ये कितना है जे डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई 10। तो ये चीज देखिए, अब जे वाले को जे के साथ, आई वाले को आई के साथ कर ले, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, है ना। अब ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। अगर हमें क्या चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो आपके सामने निकाले के मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं, फिर कल देखते हैं, कल इसके बारे में, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे कि वो वाला चिप कि अगर सपोज मान लो 2 मास है ना, एक मास इधर शिफ्ट होता है, एक मास इधर शिफ्ट होता है, तो जिस मास पे वो खड़ा रहता है उसका शिफ्टिंग कितना होता है, या फिर एक मास उठ के एक किनारे आ जाता है, दूसरा मास उठ के तीसरे किनारे से चला जाता है, और फिर तो जिस पॉइंट पे बैठे होते हैं, यानी जिस नाव में या फिर जिस बोर्ड में बैठे हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग कल शिफ्टिंग वाला काम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।